हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के अंतर्गत यूनिट 1 को अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो आपकी यूनिट 1 है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कह लो दो चैप्टर में डिवाइडेड है या दो भाग में डिवाइडेड है। और आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 के अंतर्गत जो आपका यहाँ पे पहला जो भाग है, संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और मूल विशेषताएं, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एंड द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज हम इसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो दोस्तों, इसलिए यहाँ पे अभी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पे आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया का। तो यहाँ पे आप अपना सब एक बार सिलेबस और देख लो। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी यूनिट 1 है वो ये जो यूनिट 1 है आपकी, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो चैप्टर कह लो या दो पार्ट कह लो, बात वही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपका ये पार्ट ए है, जिसे नॉर्मली आप एक चैप्टर 1 भी कह सकते हो, तो यूनिट 1 का ये जो पार्ट ए है, आज हम इसको पूरी तरह कवर करेंगे, ठीक है। और जो ये जो सेकंड पार्ट है, इसको हम हो सकता है एक वीडियो में ही कवर कर लें, बाकी क्योंकि इसमें बड़े बड़े टॉपिक हैं जो जिसे पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है ये जो बी पार्ट है इसके लिए मैं 2 वीडियोज़ ले आऊँ। तो यहाँ आपको बात समझ में आ गई। यूनिट 1 में हम जो जो पार्ट ए है, इसको आज हम एक वीडियो में पूरी तरह कवर कर लेंगे। तो अभी हम इसी की बात करते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पर सारी बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बातें आप समझ सकें। दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना की, फिर बात करेंगे मूल विशेषताओं की। इसके साथ ही हम लास्ट में ये जो आपका टॉपिक है संविधान का दर्शन, इसको हम एंड में, वीडियो के एंड में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। तो हम यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत ही सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है। तो संविधान के परिचय अथवा भूमिका को प्रस्तावना कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो संविधान का परिचय होता है या संविधान की जो भूमिका है जो हमें बताता है, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। मतलब देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो हमें संविधान का इंट्रोडक्शन देती है। कम शब्दों में कहा जाए तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान की एक समरी है। जैसे कि देखो, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपने अपनी किताबों में भी देखा होगा। किताबों जो एनसीईआरटी का जो एक पन्ना, अगर आप मतलब एक पेज छोड़कर आप अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा हम भारत के लोग वगैरह, ऐसा करके लिखा रहेगा पूरी प्रस्तावना। तो वो हमें क्या बताती है? वो बताती है, वो प्रस्तावना हमें बताती है कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। मतलब कम शब्दों में पूरे संविधान का एक समरी प्रस्तुत की जाती है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना क्या होती है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्रस्तावना क्या है ये समझ में स्पष्ट हो गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि प्रस्तावना ये होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस प्रस्तावना का प्रयोग सबसे पहले किस देश के संविधान में किया गया था, तो देखिए, जो अमेरिका का संविधान है, जो यूएसए का संविधान था, उसमें सर्वप्रथम प्रस्तावना जोड़ी गई थी। यानी कि जो अमेरिकी संविधान था उसमें सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया था, और उसी का देखकर, यानी कि अमेरिका के संविधान को देखकर ही दूसरे देशों ने भी अपने अपने संविधान में एक प्रस्तावना को ऐड कर दिया, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, ये हमें संविधान का एक इंट्रोडक्शन देती है। अब ये जो प्रस्तावना है, ये जो प्रियम्बल है, इसकी पूरी की पूरी हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें करते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना के तत्व, अब ये जो प्रस्तावना है ना, तो उसके 4 तत्व हैं। एक तत्व ये है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। भारतीय जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वो बताती है कि जो संविधान है उसको अधिकार कौन दे रहा है। उसको दे रहा है भारत के जो लोग हैं, वो अधिकार दे रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है। आज हम कहते हैं जो एक किताब है जिसे हम संविधान कह रहे हैं, इसमें बहुत शक्ति है, इसमें बहुत पावर है, इसमें जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग देश चल रहा है और चलता रहेगा। हालांकि उसमें संशोधन भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया है वो भी संविधान में ही लिखी हुई है। तो मतलब संविधान के अकॉर्डिंग देश चल रहा है। तो ये जो शक्ति है संविधान की, ये इसे किसने दी? तो ये जो भारत के लोग हैं ना, उन्होंने ही इसको शक्तियाँ दी हैं। एक चीज़ ये बताता है, ठीक है, एक तत्व हो गया ये। इसके साथ ही भारतीय संविधान की दूसरी जो प्रस्तावना है, उसका दूसरा तत्व है भारत की प्रकृति। जो प्रस्तावना है वो ये बता रही है कि भारत कैसा देश है, भारत का नेचर कैसा है। नेचर मतलब यहाँ पे वो मत समझ लेना ये जलवायु नहीं, ठीक है। भारत की प्रकृति क्या है, मतलब यहाँ पे देखिए, जो भारत है वो संप्रभु देश है, मतलब स्वतंत्र है, समाजवादी है, मतलब यहाँ पे
पूंजीवाद तो है लेकिन समाजवाद भी है। धर्मनिरपेक्ष है, कोई रिलीजन नहीं है यहाँ का कि सरकार का कोई रिलीजन हो, यहाँ पे सेकुलर सारी चीज़ें हैं और लोकतांत्रिक देश है। तो ये हमें बताता है, ये इसका दूसरा तत्व हो गया। इसके साथ ही संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये संविधान का उद्देश्य है। ये कौन बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है प्रस्तावना। ठीक है, ये तीसरा तत्व हो गया। अब ये आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो संविधान है वो बता रहा है कि इसे अपनाया कब गया। तो अपनाया, लागू नहीं, लागू तो 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन अपनाया कब गया? तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। तो ये 4 तत्व भारतीय संविधान के प्रस्तावना हमें बताती है। आई होप यहाँ तक आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। नहीं भी आई, आगे बढ़िए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये जो सामान्य बातें थी आपको हल्का हल्का समझ में आएगा, लेकिन जब आगे हम पढ़ लेंगे ना इनको, जब हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो और अच्छे से आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रस्तावना क्या होती है, ये सामान्य शब्द आपको मैंने एक्सप्लेन किया। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जो भारतीय प्रस्तावना है उसके 4 तत्व हैं, 4 एलिमेंट है। वो बता रही है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत की प्रकृति क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है और संविधान को कब अपनाया गया है, इसकी डेट क्या है, ये हमें प्रस्तावना बता रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लागू मत लिखना आप, ठीक है, लागू को कट कर लो। अब हम बात करते हैं मुख्य शब्दों की। देखिए, जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं ना, तो प्रस्तावना में हमें कई सारे शब्द दिखाई देते हैं। अब उसका क्या मतलब है, अच्छे से हमें भारतीय कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली चीज़ है, प्रस्तावना में एक शब्द आता है संप्रभुता। संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो देखिए, इस संप्रभुता शब्द का अर्थ यह है कि जो भारत है वो ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना किसी देश का डोमिनियन है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय प्रस्तावना में एक शब्द आता है संप्रभुता, सॉवरेंटी। तो इसका अर्थ सिंपल सा है, जो भारत है वो पूरी तरह स्वतंत्र है, वो अपने देश के लिए जो निर्णय है वो खुद लेने में सक्षम है और वो खुद ले सकता है। ठीक है, भारत किसी देश का गुलाम, उपनिवेश या डोमिनियन नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, जो भारत है वो 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी। 1949 में भारत ने, देखो भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली थी। अब राष्ट्रमंडल क्या है, तो यहाँ पे इसको समझो। देखो, अब ब्रिटेन ने कई सारे देशों को उपनिवेश बनाया था, अपना गुलाम बनाया था, लेकिन एक एक करके जब ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, जब वो स्वतंत्र होने लगे, तो ब्रिटेन ने एक अपना राष्ट्रमंडल बना दिया, जिसमें उसने उन्हीं देशों को शामिल किया जो उसके उपनिवेश थे, जो उसके गुलाम थे। तो राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह था जो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके थे या उपनिवेश रह चुके थे। तो भारत ने इस राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी 1949 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत किसी भी तरह ब्रिटेन के अंडर में था। भारत भले ही राष्ट्रमंडल का सदस्य था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत स्वतंत्र नहीं था। भारत पूरी तरह स्वतंत्र था और वो अपने निर्णय लेने में पूरी तरह मतलब स्वतंत्र था। कहने का मतलब यह है कि ये जो राष्ट्रमंडल है, इसका जो लीडर था वो लीडर था ब्रिटेन। ठीक है, राष्ट्रमंडल का लीडर था ब्रिटेन। इसलिए कई बार प्रश्न उठ सकता है मन में कि यार देखो, भारत ने तो 1949 में राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता ले ली, तो क्या भारत की नीति स्वतंत्र थी? भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति फॉलो कर रहा था? जी हाँ। देखो, भले ही राष्ट्रमंडल का जो लीडर था वो ब्रिटेन था, यूके था, लेकिन फिर भी भारत का इसकी विदेश नीति या भारत पर इसकी मतलब भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। ठीक है, इसका ऐसा नहीं कि भारत की संप्रभुता पर राष्ट्रमंडल का कोई प्रभाव पड़ा हो। राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने के बावजूद भारत पूरी तरह अपने निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र था, भारत पूरी तरह संप्रभु था। आगे चलकर भारत ने इसकी राष्ट्र जो सदस्यता है उसको खत्म कर दिया, मतलब इसका मतलब त्याग कर दिया। इसके साथ ही दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य है, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने का मतलब ये नहीं कि भारत की संप्रभुता नष्ट हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होते हुए भी पूरी तरह संप्रभु है, पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है, जो विश्व है उसमें शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारत इसका सदस्य बना है। इसके साथ ही एक और शब्द आता है भारतीय प्रस्तावना में, वो है समाजवादी। तो देखिए, ये जो समाजवादी शब्द है वो पहले प्रस्तावना में नहीं था जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया, इस शब्द को शामिल किया गया। अब देखिए, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि राज्य आश्रित या साम्यवादी समाजवाद। यहाँ पे मतलब को समझिए।
देखिए, भारत ने समाजवादी शब्द को ग्रहण किया, प्रस्तावना में शामिल किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का समाजवाद साम्यवादी जो यूएसएसआर था उसके समाजवाद से मिलता है। नहीं, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, मतलब लोकतंत्र के अंतर्गत समाजवाद है, जिसमें हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। मतलब भारत एक समाजवादी देश है, लेकिन ये हमें लोकतांत्रिक समाजवाद की, मतलब भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद में हमें क्या देखने को मिलता है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद में हमें देखने को मिलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब कुछ चीज़ें सरकार अपने हाथों में रखेगी, कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। जैसे कि मान लीजिए आज हम देख रहे हैं स्कूल, कॉलेजेस या कई सारी हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, कई अन्य सेवाएं हो गई, रेल सेवा हो गई, सरकार ने अधिकतर सेवाओं, मतलब सरकार ने इन चीज़ों को अपने हाथ में रखा है। हालांकि स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, लेकिन सरकार भी अपना एक, मतलब कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखे हुए हैं और कुछ चीज़ें मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी सौंप दिया है सरकार ने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर जब चाहे मतलब उस सर्विस में जा सकता है। तो मिश्रित इकोनॉमी होती है लोकतांत्रिक समाजवाद में, मतलब सरकारी और निजी दोनों ही चीज़ें हमें दिखाई देते हैं। और साम्यवादी में क्या होता है, साम्यवादी में पूरी तरह सरकार हावी होती है, हर चीज़ पर सरकार का नियंत्रण होता है, हर चीज़ सरकार के अंडर में होती है, हर कंपनी सरकार के अंडर में होती है। तो आई होप ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, समाजवादी शब्द स्पष्ट हो गया होगा। भारत का समाजवादी शब्द थोड़ा अलग था। धर्मनिरपेक्ष, एक और प्रस्तावना में ही एक शब्द और ऐड किया गया है, धर्मनिरपेक्ष। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बताया गया है। इस शब्द को भी 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही ऐड किया गया था प्रस्तावना में। इसका अर्थ सिंपल है, सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म को वरीयता दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्म बराबर हैं या सभी व्यक्तियों को अपना धर्म फॉलो करने की पूरी आज़ादी है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो एक लोकतांत्रिक शब्द भी प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो लोकतांत्रिक शब्द का मतलब है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है मतलब सारी जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में है। ठीक है, जो भी सरकार बनती है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए ही बनती है, और वक्त आने पर जनता को अगर सही लगता है या गलत लगता है, जो भी ठीक लगता है जनता को, वो जनता वोट के अकॉर्डिंग अपना मतलब फैसला देती है। अगर जनता को लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो नेक्स्ट टाइम भी उसे वोट देकर सरकार को सत्ता मिलाती है, अदरवाइज सत्ता मतलब सरकार को नेक्स्ट टाइम वो वोट ना देकर हटा भी सकती है। तो इसलिए लोकतंत्र में हम देखते हैं कि सर्वोच्च जो शक्ति होती है वो जनता के हाथ में ही होती है। अब लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यक्ति डायरेक्ट नहीं जाता चुनाव, मतलब व्यक्ति डायरेक्ट शासन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो इनडायरेक्टली करता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि भारत में ले लो, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, वोट देते हैं, और हमारी तरफ से ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो हमारी तरफ से देश में शासन करते हैं या शासन चलाते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण को देखें तो राष्ट्रपति, जैसे कि आप यूएसए देख लीजिए, तो यूएसए में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको दिखाई देगा। राष्ट्रपति शासन, मतलब वहाँ पे सर्वोच्च व्यक्ति वहाँ पे राष्ट्रपति है सरकार का। इसके अलावा भारत में आप देखिए संसदीय व्यवस्था है जिसमें हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखते हैं। इसके साथ ही प्रस्तावना में एक शब्द आता है गणतंत्र। अब इसे भी एक्सप्लेन करना है, तो देखो गणतंत्र का क्या अर्थ होता है। देखो दोस्तों, गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का जो प्रमुख है, जो प्रमुख व्यक्ति है, वो चाहे अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या चाहे इनडायरेक्ट रूप से चुनकर निश्चित समय के लिए आता है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि मान लो भारत है, तो भारत में आप देखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति, सबसे जो प्रमुख व्यक्ति है भारत का, वो कौन है, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वो एक निश्चित काल के लिए, एक निश्चित समय के लिए चुनकर अपने पद पर आते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित काल के लिए, निश्चित समय के लिए चुनकर मतलब राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं। तो भारत में क्या है, गणतंत्र है भारत में। इसलिए हम देख रहे हैं कि भारत में जो प्रमुख व्यक्ति है उसे पहले वोटिंग के द्वारा चूज़ किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट चूज़ किया जाए चाहे इनडायरेक्ट, जो भी प्रोसेस है उसके द्वारा चूज़ किया जाता है और निश्चित समय के लिए उन्हें चुना जाता है। ये गणतंत्र होता है।
लेकिन जब हम बात करते हैं यूके की, ब्रिटेन की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो सर्वोच्च व्यक्ति है, जो सबसे ऊपर व्यक्ति है, वो वहाँ की रानी है, वहाँ के राजा हैं, सम्राट। तो वो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, वो राष्ट्रपति नहीं है वहाँ पे जो रानी है, जो राजा है, जो क्राउन है वहाँ का, वो सर्वोच्च स्थिति में है। तो वहाँ पे क्या है, गणतंत्र नहीं मानेंगे हम उसे, उस चीज़ को गणतंत्र हम नहीं कहेंगे। ऐसा होता है राजशाही में, ठीक है, उसे हम राजशाही कह सकते हैं। हालांकि वहाँ पे संविधान भी है और सरकार, संसदीय व्यवस्था भी है, जो कि आधा लोकतंत्र कह लो, आधा राजशाही कह लो, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का पोर्शन थोड़ा अधिक है, वो बातें अलग है। लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, भारत एक गणतंत्र है, ठीक है। गणतंत्र में हम समझ गए गणतंत्र का क्या मतलब होता है, कि भारत का जो सर्वोच्च व्यक्ति है उसे हम निश्चित समय के लिए चुनकर जो सबसे ऊपर का जो पद है उस पर हम उन्हें निश्चित समय के लिए बैठाते हैं, ठीक है, और वो चुनकर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। इसके साथ ही दोस्तों भारतीय प्रस्तावना में एक शब्द आता है न्याय। तो देखिए, भारतीय प्रस्तावना में हमें दिखाई देता है कि भारत में 3 प्रकार के न्याय शामिल है। ये जो न्याय शब्द है, इसमें 3 प्रकार के न्याय हमें दिखाई देते हैं। एक है सामाजिक न्याय। अब सामाजिक का क्या मतलब होता है, देख लो, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, लिंग, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के एक साथ समान व्यवहार किया जाएगा। देखिए, भारतीय प्रस्तावना में हम न्याय शब्द को भी देखते हैं। अब ये क्या है तो इसको समझिए। यहाँ पे न्याय के तीन तरह के न्याय हमें दिखाई देते हैं भारतीय प्रस्तावना में। पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि भारत में सभी को सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा। मतलब यह है कि जाति, लिंग, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। जैसे कि मान लो समाज है, तो समाज में हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे कोई ऊंची जाति का हो पहले, या कोई जो बड़ी जाति मानी जाती है समाज में, उसका कोई व्यक्ति हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये भेदभाव खत्म किया जा रहा है सामाजिक न्याय देने के द्वारा, कि यहाँ पर जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, एक समान व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा 2 अन्य प्रकार के भी न्याय हमें दिखाई देते हैं। एक है आर्थिक न्याय, एक दूसरा न्याय है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि पैसे के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो बात अलग है कि कहीं कहीं पर एंट्री फ़ी वगैरह लगती है, तो वहाँ पे पैसा देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के पास मतलब ऐसे समझ लो, जैसे कि मान लो सरकारी सेवा मिल रही है कोई, ठीक है। अब एक बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब है और एक बच्चा है जो मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा गरीब है और एक मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे पैसे का अंतर तो है 2 व्यक्तियों के बीच में, लेकिन आर्थिक न्याय कह रहा है भाई देखो, पैसे वैसे का अंतर आप नहीं दिखोगे, ठीक है। पैसे के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। इसी के अलावा जैसे कि मान लो अब सुप्रीम कोर्ट है, अब एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, मान लो वो बहुत अमीर है, और एक गरीब व्यक्ति है, उसको भी ज़रूरत है, उसको भी लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए इस विषय के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब दरवाज़ा खटखटाना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर भी आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पे इस सेंस में सारी बातें हो रही हैं। इसके अलावा आप यूँ भी कह सकते हो, मान लो एक होटल है, ठीक है, 5 स्टार होटल है, अब वहाँ पर 5,000 का खाना मतलब लग रहा है, 5,000 का कम से कम बिल वहाँ पे बनता ही बनता है, ठीक है। अब एक गरीब व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल पैसे हैं ही नहीं, ठीक है, वो चाहता है कि वो वहाँ पर जाए, और वहाँ पे मान लो एंट्री फ़ी लग रही है और वो उसके पास एंट्री फ़ी देने के पैसे नहीं है, तो यहाँ पर ये अलग तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे एक क्राइटेरिया रख दिया गया, वो अलग चीज़ होगी। तो यहाँ भी सारी बातें हैं। इसके अलावा आर्थिक न्याय में एक बात ये भी शामिल है कि आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि भारतीय प्रस्तावना कह रही है कि आर्थिक न्याय दिया जाएगा भारत के लोगों को। मतलब ये भी है कि जो गरीब है, जो सबसे गरीब, जो निम्न तबका है, जो निम्न वर्ग है, उसको थोड़ा ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब गरीब लोगों के लिए सहायता दी जाएगी। जो असमानता है, गरीब, मान लो ये अमीर है, ठीक है, और ये गरीब है, तो अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक न्याय हमें दिखाई देता है। राजनीतिक न्याय भी है शामिल भारतीय प्रस्तावना में। अभी इसका क्या अर्थ है, यहाँ पे एक बात क्लियर समझ लेना, ये प्रस्तावना के अंतर्गत लिखा है, लेकिन ये सारी चीज़ें संविधान की हैं। संविधान में हमारे ये सारी बातें शामिल हैं, इसका मतलब यही है। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी को समान राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। जैसे कि यार सिंपल सी बात है, अगर मैं 18 साल का हूँ, आप भी 18 साल के हो, और भारत में लागू है मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लागू है भारत में, तो हम दोनों को ही वोट डालने का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि मुझे वोट डालने का अधिकार है और आपको नहीं। तो राजनीतिक न्याय हो, और ऐसा भी हो कि अगर एक एज क्राइटेरिया वगैरह हमारा मतलब ठीक है,
हमने पूरा कर लिया है, तो हमें उस पद पर खड़े होने की भी मतलब स्वतंत्रता है, तो ये भी राजनीतिक न्याय होगा। कोई भी मतलब सांसद बन सकता है, कोई भी विधायक बन सकता है, कोई भी उस पद के लिए खड़ा हो सकता है, तो ये है राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक नहीं, राजनीतिक है ये। ठीक है, राजनीतिक न्याय। ये तीनों के तीनों ये जो न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हमने कहाँ से लिए? रूसी क्रांति से लिए हैं, याद रखना। कब हुई थी रूसी क्रांति? तो 1917 में हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। हैंड राइटिंग के लिए यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता भी एक शब्द है। तो देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो लोगों की गतिविधि पर किसी प्रकार की रोक टोक का ना होना स्वतंत्रता है। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो और आपको का कोई रोक नहीं रहा, तो आप समझ लो आप स्वतंत्र हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बाउंडेशन है, याद रखना। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे दूसरों को दिक्कत हो रही है, तो वो आपको मतलब उसमें थोड़ा लिमिट रखनी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि आप, तो उसे हम स्वतंत्रता से थोड़ा सा अलग देखते हैं। ठीक है, बाकी स्वतंत्रता का नॉर्मल अर्थ वैसे यही होता है कि जब हमारी गतिविधि पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती, तो हम उसे स्वतंत्रता कहते हैं। देखिए, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये तीन शब्द आगे आएंगे अभी। ये तीनों के तीनों हमने कहाँ से लिए हैं? तो फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। स्वतंत्रता शब्द को भी हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया, आप स्वतंत्रता का प्रयोग तो करें, लेकिन आपके कार्य से किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो। जैसे कि मान लो आपका गाना सुनने का मन कर रहा है, लेकिन आप अपना जो डीजे है वो इतना तेज बजा रहे हैं जिससे कि पूरी पब्लिक, जो भी आज गली में लोग रह रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, वो उनकी रात को अगर आप डीजे बजा रहे हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो पा रही, तो ये क्या आप अपना मतलब क्या आप सही कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आप सही नहीं कर रहे। तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन भी लगाई गई हैं स्वतंत्रता पर। तो संविधान में जो कानून हैं, जो अनुच्छेद हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसी के दायरे में रहकर आप स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। तो भारतीय संविधान में आपको स्वतंत्रता भी दी गई है। ठीक है, प्रस्तावना में साफ तौर पर लिखा है, और प्रस्तावना में डायरेक्टली लिखा है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है आपको बोलने की, आपका जो विचार है उसे सामने रखने की आज़ादी है। आपके जो भी सोच रहे हैं आप उसको सामने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलना है, मतलब आपको कुछ बोलना है, तो आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। विश्वास, धर्म, ये आपको स्वतंत्रता है। उपासना, पूजा करने की, आपको प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता प्रस्तावना में। इसके साथ ही दोस्तों, प्रस्तावना में एक शब्द है समता। समता का क्या अर्थ है? समता का अर्थ है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाए। देखिए, समता एक शब्द है, संविधान में निहित है, ये शब्द प्रस्तावना में लिखा गया है। इसका अर्थ यही है कि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी वर्ग के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे। ठीक है, विशेषाधिकार नहीं होंगे। इसके साथ ही सभी को एक समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। विशेषाधिकारों का मतलब दोस्तों ये है, देखिए, भारतीय समाज में आप देखोगे लंबे समय तक समाज में एक वर्ग रहा है जिसके पास कई सारे विशेषाधिकार रहे हैं। एक अमीर वर्ग रहा है जिसके पास विशेषाधिकार रहे हैं। इसके साथ ही आप देखोगे, उदाहरण अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम का लेते हैं, तो कई सारी रियासतें थी भारत में। ठीक है, 500 से भी ज़्यादा रियासतें थी भारत में, कई सारी रियासतें थी, और उन रियासतों में अलग अलग राजा महाराजाओं का राज था। तो उनकी जो फैमिली हुआ करती थी, उनके पास कई सारे विशेषाधिकार हुआ करते थे। तो यहाँ पर उन सभी को ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स से जो पहले का टाइम अगर हम देखें, तो जब राजशाही वगैरह थी भारत में, तो उस समय पर भी जो प्रभु सत्ताधारी, या सॉरी, जो सत्ताधारी वर्ग था, उसके पास कई सारे विशेषाधिकार हुआ करते थे। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक समान व्यक्तियों को रखा गया है कि किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे। इसके अलावा कभी कभी आप देखोगे जो मंत्री वगैरह हैं जी, ठीक है, उन्हें कुछ स्पेशल अधिकार आप देखोगे कि दिए गए हैं। या कभी आप देखोगे कि एक मंत्री है, उसकी गाड़ी जा रही है रोड पर, तो सभी जो आम पब्लिक है उसको रोक दिया गया है। उसको रोक दिया गया है कि जो रोड है वो खाली रहे और मंत्री जी की जो गाड़ी है वो आराम से चली जाए, जल्दी जहाँ हमने जाना है वो वहाँ पहुँच जाए। तो इसे आप यहाँ पर इसे मतलब कनेक्ट नहीं करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अभी मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, ये इन मंत्रियों को इनके पद के रिगार्डिंग शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, ये इस तरह का विशेषाधिकार नहीं है कि इनके बाद इनके बच्चों को भी ये विशेषाधिकार मिलेगा। ठीक है, आज कुछ हम स्पेशल चीज़ें देखते हैं, स्पेशल सर्विसेज प्रदान की जाती हैं कई लोगों को, लेकिन वो उनके पद के रिगार्डिंग या सुरक्षा के मद्देनज़र ही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है बातें। लेकिन हम अगर आगे बात करें, तो ये जो समता, ये जो समानता का सिद्धांत है भारतीय संविधान में निहित है,
अगर हम इसको देखें तो प्रस्तावना में 3 आयाम हमें इसके साफ तौर पर दिखाई देते हैं। डायरेक्टली कह लो तो 3 तरह की समता हमें दिखाई दे रही है, ठीक है? 3 तरह की समानता आपको दिखाई देती है और इसका ज़िक्र किया भी गया है, किसमें किया है? तो ये प्रस्तावना जो प्रिएम्बल है उसमें हमें समता के 3 आयाम देखने को मिलते हैं, एक राजनीतिक, एक नागरिक और एक आर्थिक। अब ये क्या है तो इसको समझिए। देखिए, राजनीतिक समता भी दी गई है, भारतीय प्रस्तावना में शब्द भी आता है, बाकी एक समता का एक आयाम है राजनीतिक समता। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक रूप से समानता दी गई है। 2 अनुच्छेद मेजरली मैं यहाँ पर देखूँगा, एक है अनुच्छेद 325, एक है अनुच्छेद 326। इन दोनों ही अनुच्छेद को जब हम मिलाते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन दोनों ही अनुच्छेदों के द्वारा ये तय किया गया है कि जो मतदान होंगे वो वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर होंगे। जो मतदान होंगे, जो वोटिंग होगी वो वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर होगी। अनुच्छेद 326 है, आई थिंक, जहाँ तक मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ। 325 और 326 में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है, बाकी 326 ही है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 326 में लिखा है कि वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुनाव किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 18 साल से, क्योंकि भारत में 18 साल एज रखी गई है, तो 18 साल से ऊपर जितने भी नागरिक हैं सभी को अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं, पागल वगैरह नहीं है, दिवालिया नहीं है, तो वो वोटिंग दे सकते हैं, ठीक है। जो भी मतलब क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग 18 साल अगर उनकी एज है तो उन्हें रोका नहीं जा सकता, कोई भेदभाव नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 325, एक चीज़ मैंने यहाँ पे कह दिया है यहाँ पे कि जो दिवालिया व्यक्ति है उसे भी रोका जा सकता है वोटिंग से, तो आई थिंक ये मैंने गलत कहा है, ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे बस आप इतना समझिए कि 18 साल से उम्र के जो सभी ऊपर के लोग हैं उन सभी को वोटिंग देने का अधिकार होगा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ये अनुच्छेद 326 कह रहा है, ठीक है। तो ये राजनीतिक समता दे रहा है। इसके साथ ही अनुच्छेद 325 कहता है कि जो मतदाता सूची होगी उसमें आप कोई भेदभाव नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि आप किसी को धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर हटा दो कि भाई ये वाला जो व्यक्ति है ना वो मुझे वोट नहीं देगा, या मतलब वो वोटिंग के लिए नहीं आएगा। आप किसी को हटा नहीं सकते, ठीक है। मतदाता सूची में आप समान रूप से सभी को शामिल करेंगे। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। इसके अलावा समता का दूसरा आयाम है नागरिक समता। अब नागरिक समता भी दी गई है। अब नागरिक समता क्या है तो देखिए, जो अनुच्छेद 14 है और अनुच्छेद जो 18 है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, ठीक है, बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं इन सभी के द्वारा नागरिक समता स्थापित करने का प्रयास भारत में किया गया, यानी कि नागरिक समता दी गई है। देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 14 है वो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि आप धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या रंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी से, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि 5 स्टार होटल में आप ये नहीं कह सकते, चाहे कोई भी प्लेस हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, मान लो 5 स्टार होटल है, ठीक है। तो अब वहाँ पर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे जाति, रंग, लिंग, धर्म या जन्म स्थान या वंश के आधार पर रोका नहीं जा सकता। वो बात अलग है कि वहाँ पे कोई एंट्री फ़ी वगैरह लगती है, तो भाई अगर वो एंट्री फ़ी नहीं दे पा रहा तो रोक सकते हो आप, वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन अनुच्छेद 15 कह रहा है भाई देखो, 5 मेजरली, ये 5 हैं, रंग, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, ये ही है मेजरली, ठीक है। इनके आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। ना कोई व्यक्ति कर सकता है, ना सरकार कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 16 है वो कहता है कि जो सरकारी जॉब होंगी उसमें सभी को एक बराबर अवसर दिया जाएगा। कुछ अपवाद भी हैं लेकिन वो ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है कि जो अस्पृश्यता थी, जो छुआछूत वगैरह की जो बेकार प्रथा चली आ रही थी समाज में, उसका पूरी तरह अंत कर दिया जा रहा है और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 17 ये कह रहा है, मतलब 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो अनुच्छेद 17 के द्वारा इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया तो इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया, छुआछूत जैसी व्यवस्था को, अनुच्छेद 17 के द्वारा। इसके अलावा अनुच्छेद 18 कहता है कि आप उपाधियों का अंत हो गया। पहले क्या होता था, किसी व्यक्ति को महाराज की उपाधि दे दी जाती थी। उपाधि का मतलब विशेष अधिकार भी होता था। तो ऐसी जो उपाधियां होती थी इसका अंत किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। शिक्षा और सैन्य संबंधित वो बातें अलग हैं, यहाँ पे हल्का हल्का हमने समझा दिया। इनको डिटेल में हम फंडामेंटल राइट्स वाली जो वीडियो है उसमें अच्छे से कवर कर लेंगे। तो हमने अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो कनेक्ट कर पा रहे हो अगर आप मेरी बात, तो यहाँ पे देखिए बोरिंग लग रहा होगा, लगने दो बोरिंग, यहाँ पे आपको मेजरली समझना है, ठीक है। मेन चीज़ समझना है, ये नहीं कि हमने बस पढ़ लिया और निकल गए, हम आगे पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं। मेजरली समझो, प्रस्तावना का एक शब्द है समता, जिसे हमें समझना है, और समता को मैंने आपको 2 लाइन में समझा दिया, लेकिन ये समता का अर्थ बहुत ज़्यादा विस्तृत है। और जब हम इसको विस्तृत रूप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि समता का यहाँ पर 3 अर्थ है। एक राजनीतिक समता है जो कि 2 अनुच्छेदों के द्वारा हमें दी जा रही है, ठीक है। एक नागरिक समता है जो कि हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें दी जा रही है। इसके अलावा अनुच्छेद 39 के द्वारा हमें आर्थिक समता भी दी जाती है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है?
जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें निःशुल्क जो न्यायिक जो सहायता है वो दी जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो उसे वकील मतलब दिया उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 39 में लिखी गई हैं, ठीक है? तो ये हमें आर्थिक समता देता है। देखिए, अनुच्छेद इसके अलावा कई और भी हैं जो हमें ये तीनों तरह की समता प्रोवाइड करा रहे हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है? अभी मैं अनुच्छेद 38 को ही रख लूँ तो अनुच्छेद 38 तो साफ अनुच्छेद 38 तो 38 तो साफ-साफ कह रहा है कि जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करने का प्रयास करेगा राज्य। ये हालाँकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन ये सारी बातें इसमें ये सारे अनुच्छेद ये जो चीज़ें बताते हैं। तो हमने यहाँ पे समता को अच्छे से समझ लिया। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं बंधुत्व की। एक प्रस्तावना में एक शब्द आता है बंधुत्व, जिसे हमें समझना है। अब बंधुत्व का क्या अर्थ होता है? बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। तो संविधान ने देखो क्या किया है, संविधान ने एकल नागरिकता दी है। एकल नागरिकता देने का मतलब ही क्या है? एकल नागरिकता का मतलब ये है कि हम सभी अपने देश से प्यार करें। देखो सिंपल सी बात है, अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के नागरिक बँटे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूँ। अब अमेरिका में क्या है, 2 तरह की नागरिकता दी जाती है। एक स्टेट की, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, यहाँ पर राज्य का मतलब आप यूपी बिहार समझें, ठीक है? जैसे कि यूएसए एक कंट्री है, अब यूएसए कई सारे स्टेट में डिवाइडेड है, 50 स्टेट हैं यूएसए के अंदर। तो 50 स्टेट में मान लो कोई व्यक्ति एक स्टेट में रह रहा है, तो उसे पहले एक स्टेट की नागरिकता मिलेगी और फिर वो जो पूरा स्टेट है यूएसए उसकी नागरिकता मिलेगी। मतलब हर एक व्यक्ति को 2 नागरिकता यहाँ पर दी जाती है। तो मतलब यूएसए में हर एक व्यक्ति को 2 नागरिकता मिलती है, जिस राज्य में वो रह रहा है उसकी, और एक नागरिकता उसे अमेरिका की मिलती है कि वो यूएसए का सिटीजन है। तो यहाँ पर भारत ने क्या किया है, भारत ने भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए या भाईचारे की भावना को पूरी तरह बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता का सिद्धांत रखा है। चाहे आप पंजाब में रहें, चाहे आप केरल में रहें, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहें, ठीक है? आपको एक नागरिकता मिलेगी। हालाँकि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में भी अलग संविधान था, तो वहाँ भी थोड़ा अलग सिस्टम था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पूरे देश में एकल सिद्धांत पूरी तरह लागू है। एकल नागरिकता है, चाहे आप यूपी के रहे हों, चाहे बिहार के हों, कहीं के भी हों, आप पंजाब के, हरियाणा के, आपको एक ही नागरिकता मिलेगी कि आप भारतीय हो, ठीक है? ये चीज़ है, ये संविधान ने व्यवस्था की है बंधुत्व को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, संविधान ने बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड किया है। मौलिक कर्तव्यों के द्वारा क्या, मौलिक कर्तव्यों में क्या लिखा है कि जो लोग होंगे वो आपस में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, ये भी लिखा है। 11 है तो 11 में से एक धारा ये भी कहती है कि जो लोग हैं वो बंधुत्व बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बंधुत्व में यहाँ पे 2 चीज़ें शामिल हैं, एक है व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता एवं अखंडता, ठीक है? देखो बंधुत्व का मतलब ये है व्यक्ति का सम्मान किया जाए और जो देश की एकता है उसको बनाए रखा जाए और देश को अखंड रखा जाए, एकजुट रखा जाए, ठीक है? और ये जो अखंड शब्द है, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हमने जो मेजर शब्द थे प्रस्तावना में जिसे हमें समझना था, हमने यहाँ पर समझ लिया। वीडियो बड़ी हो रही है, होने दो, यहाँ पे क्लियरली आपको समझना है सारी बातें। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रस्तावना का क्या महत्व होता है। अब यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात हो रही है। प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो देखो सिंपल सी बात है, प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। संविधान का के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, क्या महत्व है प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना का महत्व बस इतना है, बस नहीं, मतलब प्रस्तावना का महत्व ये है कि प्रस्तावना हमें अपने संविधान की क्या देती है, समरी देती है। हमारे संविधान में जो जो बातें निहित हैं, जो जो बातें हैं, ठीक है, जो जो मेजरली जो बातें हैं वो संविधान हमें बता देता है कि भाई देखो आपका संविधान ये कह रहा है। तो ये महत्व होता है प्रस्तावना का, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि क्या संविधान का एक भाग है प्रस्तावना। इसको लेकर बहुत सारे मामले यहाँ पर सामने आए हैं। ये बहुत ही कम समय लगेगा, आप समझ जाएंगे। देखिए संविधान के देखिए बेरुबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कहने का मतलब ये है जैसे कि एक किताब है संविधान, ठीक है, एक किताब है ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पेज ऐसा भी है, स्टार्टिंग का ये समझ लो, एक पेज ऐसा है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। तो क्या ये जो प्रस्तावना है जिसमें अलग से कुछ नहीं लिखा, बस क्या लिखा है, एक समरी लिखी है, तो क्या ये संविधान का पार्ट है, क्या ये संविधान का हिस्सा है? तो इसको लेकर कुछ बहस वगैरह चली और बेरुबाड़ी एक संघ मामला आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग है, ठीक है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई देखो, प्रस्तावना जो है ना 1973 में कहा संविधान का एक हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा एक और मामला आता है फिर सामने, LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में पुनः जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट दोबारा ये कहता है कि भाई प्रस्तावना जो है संविधान का एक हिस्सा है। तो आप समझ गए, जो प्रस्तावना है देश की वो संविधान का एक हिस्सा है। यहाँ पे अभी भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, सिंपल सी बात है। पहली बात, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि हिस्सा है भाई। संविधान में संशोधन क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन बात को समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में जो मूल विशेषताएं हैं उनको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है, देखिए दोस्तों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हम इसको बदल नहीं सकते। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद संशोधन करती है संविधान में, नए कानूनों को, मतलब कोई जो कानून है उसको बदलती है, जोड़ती है, ये सारे कार्य ये इस अनुच्छेद के द्वारा करती है, अनुच्छेद 368 के द्वारा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे बदल नहीं सकती, संसद जिसे बदल नहीं सकती। वो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें बताई हैं, मूल विशेषताएं। जैसे कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है भाई। तो आप इस कानून तो बना सकते हो अलग अलग, लेकिन जो लोकतंत्र है इसको नहीं हटा सकते, ठीक है, ये न्यायालय ने कहा है, ठीक है। हमारा देश जो है वो एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आप धर्मनिरपेक्ष ही रहने दोगे, ठीक है। आप अलग अलग कानून बना सकते हो, लेकिन धर्मनिरपेक्ष जो गुण है हमारे देश का उसे नहीं बदल सकते आप। तो मूल विशेषताओं को हम नहीं बदल सकते, जो मूल संस्थाएं हैं इसके तहत। मतलब कहने का यह है कि प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं, और हुआ भी तो है। हमने ऐड किया है कई सारी चीज़ें इसमें, समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द, अखंडता शब्द को इसमें हमने ऐड किया है, ठीक है। लेकिन हाँ, मूल विशेषताएं हम चेंज नहीं कर सकते, और मेजरली मैं यही देखता हूँ कि प्रस्तावना में सारी की सारी मूल विशेषताएं ही हैं, तो हटाना बहुत मुश्किल है, ऐड करना थोड़ा आसान है। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए जितनी बातें समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य जो शब्द थे हमें उसे समझना था, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो भी बताई हैं आपको, वो सिलेबस का एक हिस्सा होती है दोस्तों। यहाँ पे हमें सारी बातें ही आपको समझानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हमें पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा दिया बस ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं। मेजरली आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जो दर्शन है इसको अभी हम एंड में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एंड तक बने रहना, ठीक है, सारी बातें बताई जाएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संविधान की विशेषताएं, कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं का जो टॉपिक है, अब हम इसको यहाँ पे आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए दुनिया में दो तरह के संविधान होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। अलिखित में जैसे कि इंग्लैंड वगैरह का संविधान आ जाता है, लेकिन मेजरली लिखित संविधान होते हैं। और यहाँ पे क्लियर है, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सारी बातें लिखी ही नहीं गई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बातें लिखी हुई भी हैं अलिखित में भी, ठीक है, कुछ बातें लिखी होती हैं। बाकी परंपरा के अकॉर्डिंग वहाँ पे न्याय व्यवस्था वगैरह चलती आ रही है, या संविधान के द्वारा, मतलब जो परंपरा चली आ रही है उसी के बेसिस पर वो कानून को फॉलो कर रहे हैं, तो ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का, ये पहली विशेषता हो गई। अब क्या क्या खासियत है, तो देखिए जब हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था ना, तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और आज अगर हम देखते हैं तो लगभग 2019 तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो 470 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, और 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि इसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाते हैं। क्या कारण है इसके, तो कारण देखिए भौगोलिक, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भाई, विशाल है, काफ़ी विशाल देश है, ये काफ़ी विविधता है, ठीक है। भौगोलिक कारक हो गया, तो बड़ा देश है काफ़ी। देखिए अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें, मतलब ज़मीन देखें, तो लैंड के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा देश है, पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी बड़ा देश है, इसके साथ ही डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी हमें एक बड़े संविधान की आवश्यकता है, कई सारे कानूनों की आवश्यकता है। इसके अलावा इतिहास, भाई इतिहास अगर हम देखते हैं तो हमारा एक लंबा इतिहास रहा है, ठीक है, हमारा लंबा इतिहास रहा है। अशोक, कई सारे राजा महाराजा रहे, ठीक है, तो अशोक वगैरह रहे, तो ये सब चलो इनको एक मिनट होल्ड पर रखते हैं। बाकी मेजरली हम देखते हैं जो कॉलोनियल जो टाइम रहा, औपनिवेशिक जो टाइम था मेजरली, ठीक है, राजशाही वगैरह को साइड रखते हुए सिर्फ अगर हम औपनिवेशिक टाइम देखते हैं,
तो उसमें हमें बहुत सारे कानून दिखाई देते हैं। जब अंग्रेज़ों का शासन शुरू हुआ था तो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। इसके बाद कई सारे अधिनियम आए, 1786 का अधिनियम, 1784 का पीड्स इंडिया एक्ट और चार्टर अधिनियम, अलग-अलग तरह के चार्टर अधिनियम वगैरह आते गए। तो कई सारे कानूनों को भारत पर लागू किया गया था, ठीक है। तो भारत का जो इतिहास रहा है इसमें बहुत सारे कानून भारत पर लागू किए गए हैं और इस कारण से भी भारत का जो मतलब इतिहास के कारण भी भारत का जो संविधान है वो काफ़ी लंबा है। इसके साथ ही दोस्तों एकल संविधान। अब पूरे भारत में अगर हम बात करें तो पूरे भारत के लिए एक संविधान है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्र सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, सभी को एक ही संविधान को फॉलो करना है। तो कहने का मतलब है पूरे देश के लिए भारत में एक ही संविधान है, एकल संविधान की व्यवस्था है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक लंबा संविधान है। भाई पूरे देश को हमें एक ही संविधान के अकॉर्डिंग चलाना है, तो इसलिए हमें काफ़ी लंबा संविधान चाहिए ताकि हम सही से व्यवस्था बना सकें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यूएसए का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। इसमें सिर्फ 7 ही अनुच्छेद है, 7 आर्टिकल हैं। भारत में कितने 470 है ना, तो इसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद। और साथ ये जो 7 अनुच्छेद हैं इसे आप मेजरली अगर हम बात करें तो 10 से 12 पेज के बीच इनका संविधान है। 10 से 12 पेज में आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे, ठीक है। तो इस तरह यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान है, लेकिन इसके पीछे का फैक्ट जान लो। देखिए यूएसए में 2 संविधान होते हैं, एक तो यूएसए का है संविधान है, लेकिन जो यूएसए के अमेरिका के अंदर जो स्टेट हैं अलग अलग, उनका भी एक संविधान होता है। एक स्टेट का संविधान और एक यूएसए का संविधान, तो 2 तरह के दो संविधान हो गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पहले भारत में भी 2 संविधान था। किसका था? जम्मू कश्मीर का एक संविधान था और एक पूरे भारत का संविधान था। तो केवल एक ही राज्य है भारत में जिसका एक अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब उसको भी हटा दिया गया और पूरे भारत के लिए अब एक ही संविधान है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में राज्यों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यूएसए में अगर 50 स्टेट है, यूएसए में 50 स्टेट हैं, तो उन सभी का अपना संविधान है। तो यहाँ पे ये भी तो देखो कि उन सभी के पास अपना संविधान है, इसलिए भी यूएसए का संविधान छोटा है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि कानून विशेषज्ञ, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यक्ति थे वो कानून के विशेषज्ञ थे। जब संविधान सभा बैठक होती थी तो उसमें जो सदस्य थे वो कानून विशेषज्ञ थे, उसमें से बहुत सारे वकील थे। तो ऐसा भी माना जाता है कि कानून विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने कई सारे कानूनों को लिखा जिससे कि संविधान लंबा हुआ। तो ये रीज़न वगैरह रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। एक बड़ी विशेषता यह है कि भारत का संविधान अलग अलग स्रोतों से लेकर बनाया गया है। जैसे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935, ये ब्रिटेन के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारे अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए। इस अधिनियम के बहुत सारे आर्टिकल्स को आज के संविधान, जो हमारा संविधान है, उसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस, अमेरिका के संविधान से कई सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो समवर्ती सूची, अलग अलग सूचियां हैं ना कानून के लिए। एक केंद्रीय सूची है, एक दूसरी राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखकर लिया है। ब्रिटेन से हमने कई सारी चीज़ें ली हैं। संसदीय व्यवस्था है भारत में, आज हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये ब्रिटेन से हमने लिया है। रूस से हमने क्या लिया है, जो हमने सामाजिक आर्थिक न्याय वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, जो मौलिक जो कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह हैं, वो हमने रूस से लिया है और अमेरिका से भी कई सारी चीज़ें ली हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अलग अलग स्रोतों से हमने कई सारी चीज़ें ली हैं, ठीक है। तो ये दूसरी विशेषता हो गई भारतीय संविधान की। इसके अलावा नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। देखो नम्यता का मतलब होता है सरल, आसान, ठीक है, नम्य है, आसान है। अनम्यता का मतलब कठोर है, मुश्किल है। तो देखो नम्य संविधान समझ में आ गया। नम्य भी कह सकते हो, लचीला भी कह सकते हो। नम्य या लचीला संविधान हम उसे कहते हैं जिसमें आसानी से हम संशोधन कर सकते हैं। मतलब संशोधन हम इस तरह कर सकते हैं जैसे नॉर्मल जो कानून बनाते हैं वैसे ही हम उसमें बदलाव भी कर देते हैं। तो ये होता है लचीला संविधान या नम्य संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का। और अनम्य होता है जिसमें हम अनम्य या कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये, जैसे कि ब्रिटेन का उदाहरण मैं अगर दूं तो देखिए ब्रिटेन में आप देखोगे कि ब्रिटेन में कानून देखिए जो संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत आसान है।
आप संविधान में बहुत आसानी से बदलाव कर सकते हो। ब्रिटेन में जो संसद है यार, जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है, वो सबसे ऊपर है। सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। मतलब कानून कौन बनाता है? कानून संसद ही बनाती है। तो संसद बहुत आसानी से कानून में बदलाव कर सकती है। उसे ज़्यादा मतलब विशेष चीज़ें अपनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे वो नॉर्मली कानून बनाती है, वैसे वो कानून को बदल भी सकती है। नॉर्मली तरीके से आम कानूनों को जैसे बनाती है, वैसे वो कानूनों में संशोधन भी कर सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है? वो एक लचीला संविधान है। उसमें आप आसानी से संशोधन या बदलाव कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका के संविधान बहुत कठोर है। सिंपल सी बात है, 7 ही अनुच्छेद है। तो अमेरिका का संविधान काफ़ी कठोर है और इसमें बदलाव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यूएसए के संविधान में इसमें विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसलिए इसमें बदलाव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम अमेरिका के संविधान को क्या कहते हैं? अनम्य या कठोर संविधान। ठीक है। लेकिन भारत में स्थिति जो है वो अलग है। भारत में क्या है? भारत में संतुलन है दोनों का। भारत का संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है। भारत में कई सारे कानून ऐसे हैं जिसे आप बहुत आसानी से बदल सकते हो, लेकिन भारत में दूसरी तरफ कई सारे कानून ऐसे हैं जिसे बदलने के लिए आपको विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कई सारे कानून ऐसे हैं जिसमें आपको आधे स्टेट, जो जैसे कि पंजाब, यूपी जो स्टेट है, इनकी अनुमति मतलब इनकी विधानमंडलों से भी आपको सहमति लेनी पड़ेगी। तो भारत में नम्यता और अनम्यता दोनों का गुण दिखाई देता है भारतीय संविधान में। ठीक है। भारतीय संविधान में इन दोनों का ही मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है, जिस रूप में हम कहते हैं कि नम्यता और अनम्यता का समन्वय है भारतीय संविधान में। ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान में लचीलापन और जो कठोरता है, उन दोनों का संतुलन हमें देखने को मिलता है। भारतीय संविधान ऐसा संविधान नहीं है जिसे हम ब्रिटेन की तरह बहुत आसानी से बदल दें, ऐसा नहीं है। और भारत का संविधान ऐसा भी नहीं है कि हम अमेरिका की तरह उसमें कोई बदलाव ही ना कर सकें। भारत का संविधान दोनों का मिला जुला रूप है। हम वक्त आने पर जो अनुच्छेद है उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगर कोई मतलब अलग अनुच्छेद है जिसमें हमें विशेषाधिकार मतलब विशेष प्रक्रिया अपनानी है, तो हमें फिर विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही हमें संशोधन करना पड़ेगा, जो मुश्किल भी होता है। तो आसान भी है, मुश्किल भी है। तो दोनों का संतुलन हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही दोस्तों, भारतीय संविधान की एक विशेषता है एकात्मकता की झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब देखिए, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मकता या गैर संघीय दोनों लक्षण विद्यमान हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यह भारत की संघीय व्यवस्था है। परंतु आपातकाल में पूरा देश तथा देश की सभी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन करूँगा। कई बार ना जब मैं थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर स्टेट का मतलब एक देश होता है, लेकिन ये मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे स्टेट का मतलब है देश नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब जो है वो है यहाँ पर स्टेट का मतलब यूपी, बिहार, केरल, ये जो भारत के जो अलग अलग स्टेट है ना, ये हम यहाँ पे स्टेट इसको देख रहे हैं। यहाँ पर स्टेट का मतलब देश नहीं है, याद रखना। अब देखिए, भारत में आप देखोगे एक विशेषता यह है भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, लेकिन साथ में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था क्या है भारत में? देखो, संघीय व्यवस्था स्थापित है भारत में। भारत में दो सरकार होती है। एक स्टेट की सरकार होती है, ठीक है, पंजाब की सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है। अलग का मतलब ये नहीं अलग अलग पार्टियों की है, मैं कह रहा हूँ कि राज्य के लिए अलग चुनाव होते हैं और वहाँ पे अलग सरकार बनती है, और केंद्र सरकार के लिए अलग चुनाव होते हैं, वहाँ पर अलग सरकार बनती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार राज्यों पर भी शासन करेगी वो। ठीक है, राज्यों के लिए अलग चुनाव होते हैं, राज्यों की भी सरकारें चुनती हैं और सत्ता में आती हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं। मतलब कहने का यह है कि भारत में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था क्या होता है? तो संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, 2 लेवल पर गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट की और एक केंद्र सरकार की। तो दोनों स्टेट पर भारत में भी दोनों ही स्तरों पर, लेवल्स पर सरकारें हैं। ठीक है, तो भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है। एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब होता है, एकात्मकता का मतलब होता है केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां। ठीक है, तो भारत में क्या है कि कई बार आप देखोगे आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तो जो इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो ऐसे में जो केंद्र सरकार है वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कई बार केंद्र सरकार राज्य की सरकारों को अपदस्थ कर देती है, हटा देती हैं और वहाँ पर स्वयं शासन करने लगती हैं। हालांकि उनका टाइम पीरियड निश्चित है, एक टाइम पीरियड बाद उन्हें वहाँ पर चुनाव करवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी
भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में कहने को संघीय व्यवस्था है, मतलब राज्यों को कई सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है, इसलिए एकात्मकता की ओर झुकाव भी है। ब्रिटेन का उदाहरण देता हूं तो समझ में आएगा आपको। देखो ब्रिटेन में क्या है, एकात्मकता व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था में क्या है ब्रिटेन में कि स्टेट की कोई वैल्यू नहीं है। स्टेट का क्या है कि जो केंद्र में जो सरकार बनेगी वही स्टेट में शासन करेगी, ये है ब्रिटेन में, ठीक है। हालांकि ब्रिटेन में स्टेट होते ही नहीं है, इतना बड़ा देश है नहीं ब्रिटेन साइज के हिसाब से, लैंड के हिसाब से, तो जिले समझ लो अलग अलग जिले की तरह होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर एकात्मकता का मतलब ये है कि जो केंद्र में जो सरकार है वही पूरा देश चलाएगी, ठीक है। राज्य में भी वही सरकार बनाएगी अपनी, ठीक है। लेकिन संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होती है। जैसे कि अमेरिका में एक स्टेट की सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। और अमेरिका में क्या है, स्टेट का अपना अस्तित्व है, वहाँ पे संविधान है, ठीक है। केंद्र सरकार एक लिमिट में ही स्टेट पर मतलब शासन कर सकती है, ठीक है। बहुत मतलब दोनों में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में एकात्मकता अधिक आपको दिखाई देगी। दोनों ही स्तर की सरकारें हैं, संघीय व्यवस्था है, लेकिन केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं कनाडा की तरह, ठीक है। ये एक गुण है, आपको दिखाई मतलब आपको पता ही होगा वैसे। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता आपको मैंने बता दी। इसके अलावा भारतीय संविधान की एक विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये सरकार का संसदीय रूप। अब सरकार का संसदीय रूप देखिए, भारतीय संविधान ने सरकार का एक संसदीय रूप को अपनाया है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है एक संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो बस नाम मात्र का अधिकारी होता है। जो वास्तविक जो अधिकारी होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कहने का मतलब है संसदीय व्यवस्था में दो अधिकारी होते हैं, दो कार्यपालक होते हैं। एक होता है वास्तविक और एक होता है नाम मात्र का। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो नाम मात्र का होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो वास्तविक होता है। मतलब जैसे कि राष्ट्रपति जो होता है वो नॉर्मली राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन उसकी शक्तियां नाम मात्र की होती हैं, उसके नाम पर शासन चलाया जाता है, लेकिन सारे निर्णय प्रधानमंत्री के अंडर में होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनका प्रभाव होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यूके की, अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में आप देखोगे, आप पाओगे कि वहाँ की जो संसद है वो सर्वोच्च है। ब्रिटेन की जो संसद है वो सबसे ऊपर है। ब्रिटेन में संसद को जो स्थान मिला है वो सर्वोच्च मिला है, सबसे ऊंचा स्थान संसद को मिला है। तो इस तरह हम पाते हैं कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, ठीक है, अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में आप देखोगे कि यूएसए में जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट को अधिक शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी पावरफुल है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारतीय संविधान की विशेषता ये है कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। समन्वय मतलब ये है कि भारत में संसद भी सर्वोच्च है लेकिन न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब ये हो गया, जब दोनों ही सर्वोच्च हैं, सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही बराबर की शक्तिशाली हैं, दोनों को बराबर की शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। दोनों में संतुलन या समन्वय स्थापित किया गया है। कई बार आप देखोगे कि न्यायपालिका संसद के कई सारे कानूनों को रद्द कर देती है। अगर संसद संविधान के किसी कानून का उल्लंघन कर रही है, न्यायपालिका को ऐसा लगता है, तो वो इसे रद्द करा देती है। न्यायपालिका संसद को इसे मानना भी पड़ता है। दूसरी तरफ कई बार संसद संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हुए कानून लाती है, तो न्यायपालिका उसको रद्द भी नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, समन्वय है, दोनों में ही बराबरी का एक संतुलन बैठाया गया है, तो ये विशेषता है। इसके अलावा एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एकीकृत, देखो भारत में जो न्यायपालिका है ना वो एक ट्रायंगल की तरह है। पहले जिला स्तर वगैरह के जो निचली अदालतें हैं वो हो गई, फिर हाई कोर्ट हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गए। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट अलग हो गया, हाई कोर्ट अलग हो गया, लोअर कोर्ट ये जो है जिला अदालत वो अलग हो गए। अलग अलग नहीं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, मान लो कोई जिला में कोई मुकदमा चल रहा है, तो कल को वो मुकदमा जिले से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है, और जो प्रक्रिया होगी, जो कानून लागू होंगे वो भी एक जैसे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो अलग होगा, चंडीगढ़ वगैरह जो हाई कोर्ट है वो अलग होगा, ठीक है, महाराष्ट्र का अलग होगा, वो अलग तरीके से फैसला सुनाएगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
जितने भी हाई कोर्ट वगैरह हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे अंडर में आ रहे हैं। मतलब कहने का ये है जितने भी कोर्ट हैं उनका एक पीक है, पीक मतलब सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एकीकृत व्यवस्था है। तो और जिसमें सर्वोच्च कौन है, सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये एकीकृत है, एक स्वतंत्र है, सबसे बड़ी बात स्वतंत्र है, ये बताना भूल ही गया मैं, ठीक है, स्वतंत्र है। जाहिर सी बात है भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। कई बार आप देखोगे सरकार की नीतियों को लेकर, कई बार आप देखोगे यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले ही पिछले साल कहा होगा, बाकी तो इस साल भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कि हाई कोर्ट ने कहा था सरकार को कि जो पॉल्यूशन है उसको लेकर सरकार कुछ कार्य करे। क्योंकि देखो हमें जो नागरिक हैं उनका ये अधिकार है कि वो स्वच्छ पर्यावरण में रहें, ये भी एक मौलिक अधिकार है। आप जब अनुच्छेद 21 को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, अनुच्छेद 21 ही है जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट कोई नहीं, जहाँ तक मुझे याद है 21 ही है। तो आप देखोगे तो उसमें ये सारे अधिकार हैं। तो कोर्ट सामने आते हैं, सरकार से पूछते हैं, सरकार को बोलते हैं। कई बार संसद कोई कानून बनाती है तो उसको रद्द भी करते हैं अगर वो संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये है कि भारत ने एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकार दिखाई देंगे, ये विशेषता है, ये एक फीचर है। 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है। कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार है, कई सारे अधिकार हैं, इसको अभी हम फंडामेंटल जो राइट्स वाली वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो कई सारे अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक, कई सारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। देखो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का बहुत महत्व होता है। ये वो सिद्धांत है जो कि सरकार को देखना है, जिसको मतलब ये सिद्धांत ऐसे हैं जिस पर सरकार को काम करना है। जैसे कि सामाजिक थे कई सारे कानून, जैसे कि समाज में कई गरीबी है अगर या समानता है तो सरकार उसको दूर करने का प्रयास करेगी, ये जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, सरकार के लिए जिम्मेदारी है कि सरकार को आज नहीं तो कल इनके ऊपर काम करना है, और सरकार काम करते भी है। कई बार ये जो गरीबी वगैरह से रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह निकाली जाती हैं तो उन्हें हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर सकते कि सरकार ऐसे मतलब कम दाम पर मुफ्त राशन बांट रही है। हम चैलेंज कर सकते हैं ना सरकार को, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, कि ये तो गलत होगा अमीर लोगों के साथ, कि गरीब लोगों को सरकार मुफ्त में या कम पैसे में अनाज उपलब्ध करा रही है। हम ऐसा चैलेंज कर सकते हैं कि भाई अमीर लोगों के साथ ये गलत हो रहा है, लेकिन हम चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते चैलेंज, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये साफ लिखा है कि सरकार आर्थिक जो असमानता है या जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए कार्य करेगी, और सरकार इन्हीं का सहारा लेकर ये सारे कार्य करती है, ठीक है। गांधीवादी कुछ सिद्धांत हैं इसमें शामिल, जैसे कि पंचायतों को लाया जाएगा, सहकारी समितियां बनेंगी। तो जो पंचायती राज की जो व्यवस्था स्थापित की गई अनुच्छेद 73 और 74 वगैरह, 73 के अकॉर्डिंग आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये जो व्यवस्था थी वो गांधीवादी जो सिद्धांत थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उदार बौद्धिक, कई सारे राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो उदार बौद्धिक है। जैसे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण को बढ़ाने का प्रयास होगा, तो ये कुछ अनुच्छेदों में लिखा हुआ है, ये उदार बौद्धिक के अंतर्गत आते हैं। UCC जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लाने का प्रयास लाया जाएगा, ये भी कहाँ लिखा है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा है, ये उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। मैंने थोड़ा डीपली यहाँ पे पढ़ा दिया, बाकी डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। बाकी आप सिंपल सा कह सकते हो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इसके साथ ही भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ ही मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जिसे जोड़ा गया था जब स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। थोड़ा बहुत बदलाव किया गया समिति की सिफारिश पर, उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य कई सारे, इसको भी हम अच्छे से, जो मौलिक कर्तव्य वाला जो टॉपिक हमें आगे पढ़ना है उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पहले प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा था, लेकिन तब भी भारत में ऐसे अनुच्छेद थे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी, जिससे कि साफ तौर पर यह स्पष्ट होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्ष इसकी एक विशेषता है, सेकुलर कंट्री है भारत एक, ठीक है। इसके साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो वयस्क मताधिकार है वो लागू होगा। सार्वभौमिक मतलब सभी के ऊपर,
जो 18 साल के व्यक्ति हैं उन सभी को वोटिंग राइट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग को वोटिंग राइट दिया जाएगा, एक को नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एज कंप्लीट करने के बाद, जो 18 साल की एज है उसे कंप्लीट करने के बाद सभी को वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग राइट दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि संविधान सभा में इसको लेकर कभी भी कोई ऐसी डिबेट हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि स्त्री पुरुष सभी को ये अधिकार दिया गया है, अगर वो 18 साल की आयु पूरी कर लेते हैं तो। ठीक है, आयु कुछ भी हो सकती है जो निर्धारित की जाए। 18 साल भारत में निर्धारित है, तो मैं 18 साल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ रही कि भारत में देश जैसे ही आज़ाद हुआ या संविधान जैसे ही लागू हुआ, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं किया गया, सभी को अधिकार दिए गए, वोटिंग राइट दिए गए। और बड़े बड़े अमेरिका, न्यूजीलैंड या जो दूसरे बड़े बड़े जो विकसित कंट्रियाँ रही हैं, यूके वगैरह, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक साथ सभी को अधिकार दिए गए हों। तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी और इस पर कोई डिबेट, मतलब इस पर कोई बहस नहीं हुई कि देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इसके साथ ही एक विशेषता है भारतीय संविधान की, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है पूरे। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सही गलत की बात नहीं कर रहे, हम विशेषताओं को देख रहे हैं। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि मैं हमेशा सही सही सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हकीकत यह है कि यहाँ पे हम विशेषता देख रहे हैं। तो भारतीय जो संविधान है वो एक नागरिकता देता है पूरे देश की, जो पूरा भारत है उस सभी व्यक्तियों को एक नागरिकता मिलेगी। हम भारतीय हैं, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि मैं इस राज्य का निवास, मतलब इस राज्य की नागरिकता है मेरे पास, नहीं कहोगे। आप ये कह सकते हो कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, पर आप किस देश के हो तो आप कहोगे मैं भारतीय ही हूँ। तो भारतीय नागरिकता सभी को प्रदान की गई है, एकल नागरिकता का सिद्धांत लागू है पूरे भारत में, और ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी? ये भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। तो यहाँ पर हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं को काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें। देखो, एक्सप्लेन जो बातें की गई हैं वो हो सकता है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई हों, तो भले ही वीडियो बड़ी हुई हो लेकिन ये यूज़फुल रहेगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान के दर्शन की। दर्शन क्या है? देखो, दर्शन का मतलब होता है आप क्या दिख क्या रहा है, आपको भारतीय संविधान में क्या दिख रहा है, क्या चीज़ें दिख रही हैं भाई भारतीय संविधान में। तो ये चीज़ें हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। बड़ा टॉपिक स्टार्टिंग में था आपके लिए, अब ये छोटा हो गया टॉपिक। कैसे टॉपिक छोटा हो गया है? तो अब आप बताइए, भारतीय संविधान का दर्शन अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको भारतीय संविधान में क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? तो आप मुझसे ये कहोगे कि देखो, भारतीय जो संविधान है ना, वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। एक चीज़ दिखाई दी, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी अभी। तो भारतीय संविधान का अगर मैं दर्शन की बात करूँ तो आप कह सकते हो कि भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सभी धर्मों को यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है। इसका बाद आप कहोगे कि भारतीय संविधान में जो नागरिक हैं उन्हें, भारतीय संविधान में जो नागरिक हैं उन्हें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकार पर, मतलब वोटिंग राइट दिए गए हैं। तो ये भारतीय संविधान की जो खासियत है, यही भारतीय संविधान का दर्शन है। भारतीय संविधान किस तरह से भारत को देख रहा है, यही उसका दर्शन है। इसके साथ ही दोस्तों, जो अभी हमने प्रस्तावना में कई सारी चीज़ें देखी, तो ये भी दर्शन का ही एक पार्ट है। मुख्य रूप से मैं कहूँ तो प्रस्तावना और दर्शन शब्द में ज़्यादा अंतर नहीं है। दर्शन मतलब जो चीज़ें आपको दर्शन करा दे। तो भारतीय संविधान का दर्शन क्या है कि भारतीय संविधान है वो भारत को एक संप्रभुता प्रदान जो देश है वो बनाता है, संप्रभु देश बनाता है। भारतीय संविधान भारत को पूरी तरह संप्रभु बता रहा है, ये भारतीय संविधान का एक दर्शन है, ठीक है। भारत कैसा देश है? भारत एक संप्रभु देश है, ठीक है। ये दर्शन है भारतीय संविधान का। कौन कह रहा है? संविधान कह रहा है ये बातें। भारत एक समाजवादी देश है, लोकतांत्रिक समाजवादी देश है, ये भारतीय संविधान कह रहा है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। भारत कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है। तो भारतीय संविधान ही तो व्यवस्था कर रहा है। तो भारतीय संविधान का जो दर्शन है दोस्तों वो यही है। आपने प्रस्तावना और विशेषताओं को समझ लिया तो दर्शन को अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दर्शन कुछ अलग से है ही नहीं। दर्शन यही है, संविधान और विशेषताएं ही मिलाकर जो आपके माइंड में भारत की इमेज क्रिएट हुई, प्रस्तावना और विशेषताओं को मिलाकर, वही है दर्शन, ठीक है। मुख्य आपको क्या दिखाई दे रहा है भारत में? भारत का संविधान क्या, किस तरह से भारत को देख रहा है, किस तरह से भारत को बना रहा है, तो वही उसका दर्शन है, ठीक है। भारतीय संविधान व्यवस्था कर रहा है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है जहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति चुनकर सत्ता में आएगा, ठीक है। तो भारत में न्याय की व्यवस्था की गई है, न्याय प्रदान किया जाएगा। तो ये भारतीय संविधान का दर्शन है, और दर्शन से कोई स्पेशल क्वेश्चन आने की भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। बाकी
जहाँ तक दोस्तों मैंने आपको जितना पढ़ाया उतना इनफ है। पूरा जो आपकी यूनिट का एक जो ये जो लेक्चर था वो ख़त्म होता है, ठीक है? तो दर्शन को हमने इसी में समझ लिया है और इस तरह हमने यहाँ पे सारी बातें कर ली हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।